हेलो बच्चों, आज मैं आपके एक नई कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी फ्रेंच बीन की है। फ्रेंच बीन जिसे बच्चे फरस बीन भी बोलते हैं, और ये पतला पतला बोरो जैसा होता है और हरे रंग का होता है। ये हरी सब्जी है और बहुत सारे बच्चे इसे नहीं भी खाना पसंद करते होंगे और कुछ बच्चे इसे खाते भी होंगे। ये जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद जब भी आप फ्रेंच बनेंगे तो शायद इस कहानी को भी याद रखेंगे। ये कहानी एक अनीता और जग्गू नाम के पति पत्नी की है। अनीता थी बहुत ही मेहनती थी, लेकिन जग्गू उसका पति बहुत ही आलसी था और साथ साथ लालची भी बहुत था। अनीता सब्जी उपजाती थी और उसे खेत में उपजाकर उसे बाज़ार में जाकर बेचती थी। उससे उसका अच्छे से गुजारा तो नहीं होता था, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा वो कमा लेती थी। वो हमेशा अपने पति जग्गू को बार बार ये कहती थी कि तुम भी मेरी मदद किया करो, जिससे कि हम ज़्यादा उपज कर सकें और ज़्यादा सब्जी उपजा सकें, जिससे कि उसे बेचकर परिवार में उससे ज़्यादा हमारे उससे विकास हो सके। किंतु जग्गू जो था वो बिल्कुल भी अनीता की बात को नहीं सुनता था। एक दिन की बात है, अनीता बाज़ार गई और बाज़ार से लौटते वक्त काफ़ी तेज़ बिजली चमकने लगी और बारिश शुरू हो गई। वो छुपने के लिए उधर देखने लगती है। उसे एक छोटा सा घर दिखता है। वो वहाँ पर बारिश से बचने के लिए चली जाती है। अंदर वो देखती है कि ये कोई बूढ़ा आदमी है जो कि खाना बना रहा है। वो बाहर में ही रुकी रहती है, लेकिन जो काफ़ी देर तक जब बारिश होती रहती है तो बूढ़े आदमी उससे कहते हैं कि तुम अंदर आ जाओ और जब तक बारिश थमती नहीं है तब तक तुम यहीं पे रुकी रहो। वो अनीता काफ़ी देर तक रुकी रहती है, किंतु बारिश का नाम नहीं लेता है। वो बूढ़े आदमी जो हैं वो कहते हैं कि बेटी, मैं खाना बना रहा हूँ, तुम मेरे साथ खाना खा कर जाना। अनीता उनके आग्रह को ठुकरा नहीं पाती है और उनके साथ खाना खाती है। खाना खाते खाते वो बहुत सारी बातें अपने परिवार की समस्या के बारे में उन्हें बताती है। उसे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, इनसे मैं अपनी कहानी को बता सकती हूँ, अपनी समस्या को कह सकती हूँ। वो जाने वक्त क्या करती है कि उन बूढ़े व्यक्ति को अपना जो भी थोड़ा बहुत सब्जी जो बच गई थी उसके बाद वो उस बूढ़े व्यक्ति को वो दे देती है। और वो जो बूढ़े व्यक्ति थे वो भी उसे एक पुड़िया में कुछ बीज देते हैं जो कि सब्जी का होता है। अनीता उस सब्जी के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन उन बूढ़े आदमी ने बताते हैं, उसे कहते हैं कि ये तुम ले जाओ और इसे तुम अपने खेतों में लगा देना। ये बिल्कुल ही अलग तरह की सब्जी है और ये इसे लोग बहुत पसंद करेंगे और तुम्हारी सब्जी बिक भी जाएगी, जिससे कि तुम अपने घर के कामकाज में इसे तुम इस पैसे से तुम कुछ काम कर पाओगी। अनीता उसे ले जाती है और उसे अगले दिन उसे खेत में लगा देती है। और इसी दरमियान वो अपने पति जग्गू से बताती है इन सारी बातों को कि किस तरह से एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें ये सब बीज को दिया है। वो बीज जो है वो थोड़े ही दिनों में एक पौधा का रूप ले लेता है और उसमें वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो इतना बढ़ जाता है कि वो अब एक पेड़ का रूप लेने लगता है। वो एक लता था, बेल था, लेकिन वो एक पेड़ का रूप ले लेता है और आकाश की ओर वो बढ़ने लगता है। धीरे धीरे उसमें फलियां आने लगती हैं। अनीता उस पेड़ में से उस फलियों को तोड़ती है और वो पेड़ इतना ऊंचा हो जाता है कि उसे फिर अपने एड़ी पे उचक करके और उस पेड़ में से फलियों को तोड़ना पड़ता है। फिर उन फलियों को जब वो बाज़ार ले जाती है तो वो अलग तरह का वो नया किस्म का एक सब्जी जब बाज़ार में दिखता है लोगों को, तो उस सब्जी को वे लोग ले लेते हैं और जब घर पे बनाते हैं तो वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और इसी तरह से अनीता अब हमेशा अपने उस फ्रेंच बीन का जो पेड़ था उससे वो हमेशा फ्रेंच बीन को तोड़ती है और बाज़ार में ले जाकर बेचती है। अब उसका अच्छा आमदनी होने लगता है और उससे वो अपने घर के मरम्मती के भी काम में उस पैसे को लगाने लगती है।
जग्गू ये सब देखते रहता है और वो जानना चाहता है कि उसे ये लगता है कि अगर ये बूढ़े आदमी अगर हमें ज़्यादा बीज दे देते तो हम ज़्यादा अपने खेत में लगाते और उससे ज़्यादा उपज होती। यही सोचकर वो उन बूढ़े आदमी की तलाश में निकल जाता है। और जैसा बताती है अनीता उनके घर के आस पास के बारे में, वो पता करते करते जग्गू उन बूढ़े आदमी के घर तक पहुंचता है। वहाँ पे उसे एक झोपड़ी तो दिखता है, लेकिन वो बूढ़े आदमी उसे नहीं दिखते हैं। वो निराश होकर वापस आ जाता है और फिर भी वो कोई काम अनीता के नहीं करता है। अनीता एक दिन क्या होता है कि जग्गू सोचता है कि ये पेड़ आखिर ये कितना ऊंचा होगा। वो इसके बारे में अनीता से पूछता है। अनीता बताती है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ऊंचाई तक जाता है, मुझे तो बस इससे फलियां की ज़रूरत है। मैं इसकी फलियां तोड़ती हूँ और मैं बाज़ार में बेचती हूँ। मेरे जो सब्जी है फ्रेंच बीन की, वो बहुत आसानी से बिक भी जाते हैं और मुझे अच्छा इसका कीमत भी मिल जाता है। इसलिए मुझे और इसके बारे में कोई भी जानकारी की ज़रूरत नहीं है। किंतु जग्गू जो है वो बार बार इसे परेशान करता है अनीता को कि ये कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है। लेकिन अनीता कुछ इसके बारे में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती है। एक दिन जग्गू सोचता है कि मैं खुद ही इस पेड़ पर चढ़कर और पता करता हूँ कि ये कितनी ऊंचाई पर जाता है। और क्या होता है कि ये सोचता है कि अनीता अगर जब देख लेगी मुझे इस पेड़ पर चढ़ते हुए तो वो ज़रूर मुझे रोकेगी। इसलिए वो इंतज़ार करते रहता है कि अनीता कब बाज़ार जाए। एक दिन उसे मौका मिलता है, अनीता बाज़ार गई रहती है और ये जग्गू उस पेड़ पर चढ़ जाता है। वो चढ़ते चढ़ते इतना लंबा वो पेड़ था कि वो घंटों उस पर चढ़ता है। और जब चढ़ता है तो अंतिम जब पहुंच जाता है उसके सिरा पे, तो वो देखता है कि वो उसका पेड़ बिल्कुल बादलों के बीच में पहुंचा हुआ है। और वहाँ पे एक छोटा सा पगडंडी, एक छोटा सा रास्ता है जो कि एक छोटे से झोपड़ी के पास वो रास्ता पहुँचता है। वो जग्गू उसी पगडंडी पे चलते हुए उस झोपड़ी तक पहुंचता है। लेकिन वहाँ जब देखता है कि वो एक जो घर है वो अंदर से बंद है। वो उस घर के अंदर जाना चाहता है किंतु देखता है कि दरवाज़ा बंद है, तो वो 3 बार उसको खटखटाता है, खट खट खट। अचानक से उसे एक अंदर से किसी बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ आती है। अंदर से वो पूछते हैं कि कौन है, बाहर कौन है और किस लिए आए हो। जग्गू सोचता है कि वो बोलता है कि मैं अनीता का पति हूँ और मुझे मैं बहुत सारा पैसा चाहता हूँ। अंदर से बूढ़े व्यक्ति कहते हैं कि ठीक है, ऐसा ही होगा और तुम दोबारा यहाँ वापस मत आना। जग्गू वापस उसी रास्ते से पगडंडी से होते हुए फ्रेंच बीन के पेड़ पे ज़मीन पे उतर जाता है। और जब अपने घर पे पहुँचता है तो देखता है कि उसके सामने सचमुच में एक बक्सा है और उसमें बहुत सारे ढेर सारे पैसे हैं। अब वो इस बारे में अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता है और उस पैसे से वो बहुत मस्ती करता है, खर्च करता है। और धीरे धीरे जब उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो इसी तरह से मौके की तलाश में है कि कब अनीता जाए और वो उस पेड़ पे चढ़े। उसे फिर से मौका मिलता है और वो उस पेड़ पे चढ़ जाता है। जब चढ़ता है तो फिर उसी तरह से वो उस बूढ़े व्यक्ति के पास अंदर से फिर से उसी तरह की आवाज़ आती है, बाहर कौन खड़ा है और किस लिए आए हो। इस बार जग्गू सोचता है कि मुझे पैसे जो मैं लिया था वो तो ख़त्म हो गया, इसलिए मैं इनसे कहता हूँ कि मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊँ। और वो कहता है कि जैसे ही पूछते हैं बूढ़े व्यक्ति कि बाहर कौन खड़ा है और किस लिए आया है, फिर जग्गू बोलता है कि मैं अनीता का पति हूँ और मुझे आप इस गांव के सबसे अमीर आदमी बना दें। बूढ़े व्यक्ति बोलते हैं बेशक ऐसा ही होगा और तुम वापस दोबारा मत आना। फिर जग्गू वापस उसी पगडंडी से होते हुए फ्रेंच बीन के पेड़ से ज़मीन पे नीचे उतरने लगता है और सोचता है कि मैं तो अब अमीर आदमी बन ही चुका हूँ। जब नीचे आता है तो देखता है कि सही में उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। और इस बार वो अपनी पत्नी को बताता है कि मैं इस पेड़ पे चढ़ कर के और एक बूढ़े व्यक्ति से मिला और सारी बातें वो बताता है और कहता है कि अब हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं और तुम ये अब
खेती बाड़ी का काम मत करो, इतना मेहनत का काम नहीं करो, क्योंकि अब हम लोग बहुत अमीर हो चुके हैं। अनीता जब इस बात को जानती है तो बहुत ही नाराज़ होती है और कहती है ये तुम्हारा जो है पैसा है या अमीरी है वो बिना किसी मेहनत का आया है और इसी तरह बिना मेहनत के ही ये किसी दिन अचानक से चला जाएगा। और इस जो तुम्हारे पास पैसा है इसमें मैं कोई किसी तरह से शामिल नहीं होंगी और किसी तरह का इस पैसे का मैं उपयोग नहीं करूँगी। लेकिन जग्गू जो है वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, और वो हमेशा अपने पैसे से गांव वाले को लोगों को बुलाता है और दावत देता है। उस गांव के लोग उसके पास हमेशा आते हैं और मज़े मज़े दावत का आनंद उठाते हैं। एक दिन की बात होती है कि जग्गू इंतज़ार कर रहा है सभी गांव वालों का कि सभी उसके यहाँ आकर दावत खाएंगे, लेकिन वो इंतज़ार करते रहता है लेकिन उसके यहाँ कोई नहीं आता है। वो पता करता है कि क्या बात है, आज क्यों नहीं मेरे यहाँ कोई आया। उसे जब ये इस बात की जानकारी होती है कि उस गांव में राजा आने वाले हैं और राजा ने आज दावत दी है, इसलिए सभी उस राजा के पास ही दावत खाने जाएंगे। ये सोचता है कि मुझसे भी बड़ा तो राजा होते हैं, मैं इस बार फिर से जाऊंगा बूढ़े व्यक्ति के पास और मैं इस बार राजा बनने के लिए उनसे कहूँगा। फिर वो फिर चढ़ता है अनीता के बाज़ार जाने पे, फिर से जाता है और पेड़ पे चढ़ते हुए उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है। फिर से वो दरवाज़ा बंद है और फिर वो खटखटाता है, खट खट खट। अंदर से वही बूढ़े व्यक्ति कहते हैं कि बाहर कौन खड़ा है और तुम किस लिए आए हो। फिर जग्गू कहता है कि मैं अनीता का पति हूँ और मुझे आप इस बहुत ही शक्तिशाली राजा बना दें। वो बूढ़े व्यक्ति कहते हैं कि ठीक है, ऐसा ही होगा और तुम दोबारा वापस नहीं आना। वापस वो जग्गू आता है और फिर उसी रास्ते से आते हुए जब धरती पे पहुंचता है तो फिर इस बार वो अनीता से कहता है कि अब तुम फिर ये काम करना छोड़ दो और तुम मेरे साथ रहो। अब तो हमारे पास इतना पैसा है कि हमारे 10 पुश्त भी खाएंगे। किंतु अनीता फिर से इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं अपनी मेहनत की ही रोजी रोटी खाऊंगी और तुम्हारा ये जो पैसा है, जिस तरह से तुम अचानक से बिना कोई काम किए हुए लालच से बड़े आदमी इतने बन चुके हो, इसी तरह से तुम्हारा एक दिन ये सारा पैसा और ये राजपाट भी चला जाएगा। लेकिन जग्गू आलस करना नहीं छोड़ता है और उसके मन में अब लालच ही बढ़ते जाता है। एक दिन की बात है, वो जग्गू अपने पड़ोस में एक जो बहुत बड़े शक्तिशाली राजा थे उनके यहाँ वो मिलने जाता है। दरबान उन्हें जग्गू को बाहर ही रोक देता है। जग्गू को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मैं इतना शक्तिशाली राजा हूँ और दरबान ने मुझे इस तरह से क्यों रोका। उसने पूछा कि राजा क्या कर रहे हैं और जो तुम मुझे रोक रहे हो अभी। तो दरबान कहता है कि नहीं, अभी मेरे राजा आपसे नहीं मिल सकते हैं क्योंकि मेरे राजा पूजा कर रहे हैं। जग्गू पूछता है कि किनकी पूजा कर रहे हैं। तो दरबान बोलता है कि वो ईश्वर की पूजा कर रहे हैं और हमेशा ही वो प्रतिदिन ईश्वर की पूजा करते हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं। अब ये जग्गू सोचता है कि राजा से भी बड़ा तो ईश्वर है, मैं क्यों न ईश्वर ही बन जाऊँ। फिर से वापस वो जाता है, पेड़ पे चढ़ते हुए उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचता है और फिर कहता है कि बूढ़े व्यक्ति उनसे पूछते हैं अंदर से कि बाहर कौन खड़ा है और क्यों आए हो। इस बार वो बहुत ही नाराज़ और गुस्से में बोलते हैं। जग्गू बोलता है इस बार कि आप मुझे ईश्वर बना दें और मैं इसके बाद वादा करता हूँ कि इसके बाद मैं फिर दोबारा कभी नहीं आऊँगा। अंदर से बूढ़े व्यक्ति हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ईश्वर तो सभी जगह है, ईश्वर हर कण कण में है और तुम्हें बहुत ज़्यादा लालच भर गया है। तुम कोई तरह का मेहनत का काम नहीं करते हो और बैठे बिठाए इसी तरह चाहते हो कि उसे तुम्हें हर चीज़ मिलते जाए। और ऐसा कह के उसे अब जग्गू को ऐसा लगता है कि किसी ने उसे पीछे से बिल्कुल एक लात लगा दिया है और वो धड़ाम से उसी पेड़ से होते हुए वो ज़मीन पे गिर जाता है। गिरता है तो वो काफ़ी ऊंचाई से गिरता है, इसलिए उसका पूरे शरीर कट जाता है, कहीं कहीं से चोट आ जाती है और वो कराहने लगता है और अपने घर में फिर वो धीरे धीरे उठकर चला जाता है। अनीता वापस जब बाज़ार से आती है तो देखती है अपने पति की इस तरह की हालत, तो वो पूछती है कि क्या हुआ। उसे कुछ समझ में भी आता है, लेकिन वो जग्गू से सारी बात जानना चाहती है।
जग्गू उसे बताता है कि मैं फिर से गया था और इस बार ईश्वर बनने की इच्छा व्यक्त की थी और मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे ऊपर से धकेल दिया है और मैं ज़मीन पे गिर गया। अनीता कहती है कि ये तो तुम्हें होना ही था, मैं तो बार बार तुम्हें मना कर रही थी कि लालच तुम्हारे अंदर भरा जा रहा है और मेहनत करके ही हमें जो कुछ मिलता है वो स्थायी रहता है और लालच से जो भी कमाया हुआ धन है या अचानक से बिना परिश्रम के कोई भी धन है वो इसी तरह से समाप्त हो जाता है। और उसे बहुत ही वो समझाती है और उसे बहुत ही दुख भी होता है अनीता को कि उसका जो फ्रेंच बीन का पेड़ था जिससे कि वो फलियां तोड़ती थी वो अब टूट फूट चुका है। वो रोते हुए जाती है और वहाँ पे जहाँ पे फ्रेंच बीन का पेड़ था वहाँ पे देखने लगती है। उसे अचानक से दिखता है कि एक झाड़ी में एक छोटा सा फ्रेंच बीन का पेड़ एक और उगा हुआ है और उसमें 2-4 फलियाँ लगी हुई हैं। अभी तक जो भी फलियाँ तोड़ती थी वो उसमें कोई भी बीज नहीं होता था, किंतु वो इसी तरह से अचानक से जब छोटे पौधे से फलियाँ तोड़ती है तो देखती है कि उसमें सारे फलियों में बीज भरा हुआ है। वो बहुत ही खुश होती है और ईश्वर का मन ही मन धन्यवाद करती है कि अगर उन्होंने एक पेड़ दिया लेकिन उसका पति बिना मेहनत किए लालच में भरकर अनेक प्रकार से वो अपने धन को बढ़ाते गया और इसका परिणाम ये हुआ कि जिस तरह से पेड़ था उसी तरह से वो पेड़ गायब भी हो गया और भगवान ने उसे एक छोटे से झाड़ी के रूप में उसे फिर से आशीर्वाद दे दिए हैं और वो उसी में फलियों के साथ बीज भी दे दिए हैं। उन फलियों को वो तोड़ लेती है और उस बीज को फिर से उसको संग्रहित करके अगली बार उसे फिर से लगाती है और अपने पति से फिर बहुत समझाती है कि हमें परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और मेहनत का परिणाम हमेशा स्थायी होता है और उसका मेहनत का परिश्रम का परिणाम हमेशा हमें मिलता है और लालच का परिणाम हमेशा ही बुरा होता है। और जो इस बार समझदार हो जाता है और अनीता के काम में मदद करने लगता है और इस बार उन्हें जो फलियाँ मिली थी उससे वो अपना बीज का और भी संग्रहण करके बचत भी कुछ अनीता पहले से कर रही थी, उस पैसे से और बड़ा खेत खरीदती है और उस बीज से और भी बड़ा बहुत ज़्यादा क्षेत्र में अपना फ्रेंच बीन का पौधा लगाती है और इस तरह से उसका आमदनी बढ़ने लगता है और धीरे धीरे उनका खुशहाल जीवन होने लगता है और जग्गू भी आलस करना छोड़ देता है और परिश्रम से काम करने लगता है। इस तरह से बच्चों हम लोग देखें कि किस तरह से लालच का परिणाम हमेशा ही खराब होता है और परिश्रम का परिणाम हमेशा ही अच्छा होता है। इसलिए हमें जो कुछ भी प्राप्त करना है अपने मेहनत के बल पे, परिश्रम के बल पे प्राप्त करना चाहिए, न कि किसी से लालच या इसी तरह से किसी से उधार में भीख में मांग कर करना चाहिए। और बच्चों अब आप जब भी फ्रेंच बीन की सब्ज़ी खाएंगे शायद इस कहानी को याद करेंगे और इस कहानी से हमेशा आपको कुछ न कुछ प्रेरणा मिलते रहेगी और परिश्रम का आप भी पालन करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और अब तक आप लोग मेरे साथ रहे इसके लिए फिर से पुनः धन्यवाद।